बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही हमारे साथ राम जी जुड़े हों गुड़गांव से। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपको बताइए। नमस्कार जी, मोनी जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर जी, अन्ना बनाम अरविंद, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। कुछ पार्टियां, कुछ लोग कहते हैं कि ये भाग क्यों गया, इसको तो पीएम की लालसा थी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। 2 सास बहू नौकरी कर रही थी और वो सास नौकरी करके लौट रही थी, तो किसी ने उनसे कहा कि तेरी बहू तो ऐसे कह रही थी। और जब दूसरी तरफ बहू सर्विस करके लौट रही थी तो उसी बहू से कह दिया कि तेरी सास तो ये कह रही, कुछ ये कह रही थी। दोनों की अपने प्यार से दोनों नौकरी कर रही थी, लेकिन उनको रास्ते से भटका दिया और दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू हो गया। बहू सास तो अलग हुई सो हुई, पर बाप बेटे भी जुदा हो गए। ठीक उसी तरह ये एक इतिहास बताता है, शुकनी जैसे मामा पैदा हुए, कौरव पांडव का खात्मा हो गया। कि कई जैसी पत्नियां पैदा हुई तो उनके अपने सुहाग भी खत्म हो गए और सुहाग के साथ साथ उनके बच्चे भी अलग हो गए। ये इतिहास जानता है। ठीक उसी तरह इन पार्टियों ने अन्ना अरविंद के साथ किया। अगर ये अरविंद अन्ना जैसे जन लोकपाल को पास कर लेते, मान लेते, तो कांग्रेस की ये दशा ना होती और ना ही बीजेपी को इन रैलियों में इतना खर्च करना पड़ता। अब ये पार्टियां दिन रात आप पार्टी को रोकते हैं कि आज ये दशा, इन पार्टियों में ये दशा ना होती, अरविंद अन्ना की भी ना होती और ना ही कांग्रेस पार्टी की होती। अब मैं ये सुन रहा था दिल्ली में खुलेआम लूट हो रही है, उसमें भी अरविंद को दोषी ठहराया जा रहा था कि उसने सिर्फ अधिकारी ट्रांसफर किए। ये अगर वो इन अधिकारियों को टर्मिनेट करता तो आप संविधान की दुहाई देते, सस्पेंड करते तो संविधान की दुहाई देते। जबकि कटारिया जैसे नेता दोषी करार दिए जा चुके हैं और फिर वो राज कर रहे हैं। और ऐसे कितने नेता हैं जिनके नाम गिनवा दूं। ये है आपका संविधान और उनका संविधान कुछ नहीं बिगाड़ता। जिसकी देख रेख में इतने घोटाले हुए और उसी संविधान से चौटाला को सजा सुनाई जाती है कि ऐसी उसकी देख रेख में सारा घोटाला हुआ था, उसी बनाम पे उसको सजा सुनाई गई। जबकि कितने जैसे बीपी सिंह के जैसे की देख रेख में कितने बच्चों ने आत्महत्या की, उनकी देख रेख में तो आज तक कुछ भी उनका नहीं हुआ। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की सफाई के लिए, लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में उनको लग रहा था कि उनकी कोशिश दुरुस्त है तो उनको भागना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट वहां पे जमे रहते। और जब इतने अच्छे काम कर रहे थे तो काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, काम को रोकने की क्या जरूरत थी। चलिए धन्यवाद राम जी, आप हमारे साथ जुड़े। अनजान जी हमारे साथ जुड़े हुए भिवानी से। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपको बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। हाँ जी सर, मैं कह रहा था कि जो दोषी हैं, दोषी के अपराधी कह सकते हैं इनको, जो इतने बड़े घोटाले करते हैं, आम जनता की जो मेहनत की कमाई उसको जो है लूट ले जाते हैं, कोर्ट सजा करती है उनको और फिर वो इतने आसानी से जो छूट जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। तो इसमें जो है एक व्यवस्था बदलने की जरूरत है और ऐसा जब होगा अपने देश में तभी जो है आम आदमी का भला होगा। दूसरा मैं हुड्डा के लिए कहना चाहूंगा, ठीक है किसी को उसका रिजर्वेशन देना अच्छी बात है जी, पर दूसरे की रोटी उठा के और एक की रोटी उठा के दूसरे को दे, ये क्या अच्छी बात है। बैकवर्ड जो है मान लिया इनको देना था अलग कोटा बनाते इनका, और जो पहले जो बीसी है और उसका काट के इनको दे दिया, ये तो कोई न्यायोचित नहीं है ना। जी शुक्रिया नजरिया रखने के लिए अनजान जी। चलिए धन्यवाद। मनीष, हम बात कर रहे थे लोकपाल को लेकर, लोकपाल की जो सर्च कमेटी है उससे इस्तीफा जो दिया गया है थॉमस की तरफ से जी, उसमें क्या लगता है कि आखिरकार 3 बड़े लफड़े हो चुके हैं अब तक। जो सर्च कमेटी के गठन की बात हो रही है, आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने सबसे पहले नाराजगी जताई थी एक मेंबर को लेकर, जिनके ऊपर उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनको लेकर सुषमा स्वराज ने कहा था कि इनकी जगह 2-3 ऑप्शन और सुझाए थे और बोला था कि इनमें से आप किसी को रख लो, क्योंकि ये नाम जो सरकार की तरफ से कोशिश की लिस्ट में है, उनको सर्च कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। उनको लेकर उनको आपत्ति है, उनकी निष्ठा को लेकर कि वो निष्पक्ष हैं। उनकी सुषमा स्वराज का कहना था
कि वो कांग्रेस की ओरा से प्रभावित हैं और उनके डिसीजन बायस हो सकते हैं, इसलिए मैं अपनी नाराजगी रख नहीं हूं यहां पे। ठीक है, उसके बाद फाली नरिमन की बात कर लें। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैं इसको वाजिब समझता ही नहीं कि मैं सर्च कमेटी का मेंबर बनूं, क्योंकि जो ढांचा है उससे मुझे नहीं लगता कि एक उचित लोकपाल जो है, जो कि निष्पक्ष होगा, जो कि ताकतवर होगा और जो योग्य कैंडिडेट है, उसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो कुछ योग्य कैंडिडेट हैं उसमें सबसे योग्य बंदा ही लोकपाल बनेगा, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। इस कारण से मैं मेंबर या लोकपाल सर्च कमेटी में नहीं होऊंगा। और अब आपके सामने नाम आ गया है जस्टिस थॉमस का। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैं इसलिए नहीं बनना चाहता हूं इसका मेंबर क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के पास ये अधिकार है कि वो जो सर्च कमेटी के द्वारा आपका लोकपाल चुना जा रहा है उसको खारिज कर दे। ऐसे में हमारे होने ना होने का क्या औचित्य है? और ये बड़ा विवाद है, 3 प्रश्न उठ जाने लोकपाल को लेकर, मतलब कि एक बार फिर से इस पे विचार करने की जरूरत है। और चूंकि लोकपाल जैसे ओहदे की बात हो रही है, लोकपाल चुनने की बात हो रही है, तो वहां पे इस तरीके का कोई विवाद, किसी तरीके की कोई आपत्ति बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जितने काउंसलर है, इनमें से कितने तो प्रॉपर्टी डीलर है, कितने शराब के ठेकेदार है? क्या आपके पास कोई जानकारी है? सर, बातें तो पता लगती हैं, लेकिन बातें कहने से है कि लोगों को अपना पार्षद चुनते हुए देखना चाहिए कि वो किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि वही आदमी आपका फिर नेतृत्व करता है और फिर आप कहते हो कि यार ये तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। पब्लिक को अपना सरपंच या पार्षद चुनते हुए भी ये चीजें सोचनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, एक सजेशन दिया आपने, एक सुझाव दिया इसके लिए, और ये सुझाव हमारे लिए भी है, हमें जो देख रहे हैं उनके लिए भी है, और आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप सुझाव दे रहे हैं तो आप अमल भी कर रहे होंगे। साथ ही शमशेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर। नमस्ते जी। सर नमस्ते। हाँ जी, दैनिक जागरण अखबार में खबर छपी है, अलवी जी ने और पत्र लिखा है, सोनिया गांधी को जाटों को आरक्षण क्यों दे दिया, ये मुजफ्फरनगर दंगों का नाम है। शर्म आनी चाहिए अलवी जैसे लोगों को। जो मुजफ्फरनगर दंगा तो सितंबर 2013 में हुआ है, और जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 91 से जो आरक्षण दिया था बीपी सिंह ने, उसमें जाट किसी तरह से किन्हीं कारणों से पीछे छूट गए थे, जो साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ की जो इनलो पार्टी है वो जाटों के सर्वा बनते हैं, लेकिन जब से अधिसूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है, तो जो चौटाला का खेमा है उसमें मायूसी छाई हुई है। इसका मतलब जाट चौटाला की पार्टी ही जाट आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी थी। अगर चौटाला ईमानदार होते तो 91 में जाटों को आरक्षण मिल गया होता, और यूनुस जैसे लोगों को, आलवी जैसे लोगों को आज ऐसे पत्र लिखने की नौबत नहीं आती। और ये पसमानदा जो गरीब मुसलमान है, उनके लिए जो मुस्लिम नेताओं ने आज तक किया क्या है, ये जी अधूरी करते रहते हैं। जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए असली राजनीति कभी भी इन्होंने, जो मुस्लिम नेताओं ने उठाने की कोशिश नहीं की। ये लोगों को, देश को गुमराह कर रहे हैं और ये जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए क्या किया, गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया? ये घड़ियाली आंसू बहारे हर देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, वो भी समझ गए होंगे ऐसे लोगों की राजनीति को। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। मैच्योर स्टेटमेंट हम इसे बिल्कुल कहेंगे। अपरिपक्व बयान, इस तरीके का बयान देना, ये अलग मसला है कि किसके लिए आरक्षण हो, किसके लिए आरक्षण ना हो, आर्थिक आधार पे हो, जातीय आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, ये बहस का विषय है। लेकिन इस तरीके का बयान देना कि दंगों का इनाम है, सही बात है कि इससे पहले, बहुत पहले से मांग उठती रही है। तो ये तो सियासी नफे नुकसान के लिए अपनी अपनी कोशिश है, और अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल उसी हमाम के खिलाड़ी हो गए हैं जिसके सारे हैं। और नहीं कहते हैं कि ना हमाम में सब एक जैसे हैं, तो सब एक जैसे ही हैं। अब जो अलगाव या अलग रूप, अलग रुख उन्होंने दिखाया था, वो स्पॉइल हो चुका है। अब वो बराबर के हैं, जिनको जिस लेवल पे जाके वो बोलते थे
ठीक उसी लेवल पे हम उन्हें भी पाते हैं। कल तक तो मनीष अगर बात करें खुलकर कोई सामने नहीं आया था जाट आरक्षण को लेकर, अब कुछ विरोध में भी स्वर उठे हैं और कुछ बहुत से लोगों ने स्वागत भी किया है इस फैसले का। जाट देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, खास तौर पे आरक्षण की बात हम कर लें तो आरक्षण के मूल के ऊपर ही हमें जाने की जरूरत है। अब मैं आपको खुद बताऊं कि मेरे जानने वाले जो जाट हैं या जो मित्र हैं मेरे, उनमें से कुछ का कहना है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमें आरक्षण हो, क्योंकि हम उस लिहाज से नहीं पाते खुद को कि हमें आरक्षण की जरूरत होगी और हमारी जो चौधर बरकरार रही थी, हमें काय को ढकेल रहे हो हमें कि हमें बैसाखी की जरूरत है या उसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। हम सक्षम हैं, हम ठीक थे, लेकिन आप समझ सकते हैं राजनीति है और राजनीति भी ये देखिए मौसमी राजनीति है, इसको परमानेंट मत मानिए आप। ये अध्यादेश आया है, ये विधेयक जो है ये सदन में जाके राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा के बाद पास हुआ बिल नहीं है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश है, सर्वाधिकार सुरक्षित है आने वाली सरकार के हाथ में, चाहे तो इसको कंटिन्यू करे, चाहे तो इसे खारिज कर दे। चलिए, मुख्य तौर पर अगर बात करें तो राशिद अल्वी का भी कल बयान आया था इसी को लेकर कि ये पहले देखना चाहिए। हम इसके खिलाफ कभी भी नहीं है वाकई में। देखिए अगर आपको गुणवत्ता सुधारनी है नौकरियों में, प्रशासन में, और आप इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण का स्वरूप थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आप चिन्हित कीजिए। बार बार ये बात कही जाती है कि किसी भी जाति का कोई भी बंदा हो, अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसे जरूरत है, विशेष सहूलियत की जरूरत उसे है, ना कि उसको जो कि पहले से ही संपन्न है वो क्या करेगा। सही बात। यहाँ पर कल हुड्डा की बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी आरोप लगाए गए हैं नेलो की तरफ से दूसरी पत्नी। अभी तो खूब रेवड़ियां बटेंगी, अब तो कुछ एक घंटे बाकी रह गए हैं बस। अब उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई चुनाव के डेट भी हमारे सामने होंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी सरकार को करना है, भाई ये देखिए ये खुद जाट समुदाय भी समझ रहा है, ऐसा नहीं जो समझ नहीं रहे हैं। जो आम जाट है वो समझता है कि उसको कितना लाभ है कितना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नेता हैं, कुछ गुट बने हुए हैं। जाटों के हितों की अगुवाई करने वाले नेताओं की भी बात कर लें तो उसमें 4-5 खाने बने हुए हैं। एक सरकार को ठीक बताता है, एक सरकार को गलत बताता है। वो आपस में लड़ाई लड़ते हैं, वो खुद की राजनीति चमकाने में ज्यादा लगे रहते हैं। चाहे वो सांगवान साहब हो, चाहे वो मलिक साहब हो, या 2-4 नाम और हैं। कभी भी आप देखिए जाट आरक्षण के मसले पे बातचीत होती है तो अलग अलग प्रदर्शन हो रहे होते हैं। भाई वाकई में आप जाट समुदाय के लिए बेहतरी चाहते हो तो एक मंच के नीचे क्यों, एक बैनर के नीचे क्यों नहीं आते हो, एक मंच पे क्यों नहीं आते हो। बिल्कुल। मनीष, स्पोर्ट्स की तरफ रुख करना चाहूँगा मैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। कल अफगानिस्तान के पास मौका था लंका जैसी टीम से जीतने का, लेकिन नहीं जीत पाए। इसके अलावा कल जो मैच होगा भारतीय टीम के लिए, आखिरी कहेंगे कि अगर पॉइंट मिल जाता है, बोनस पॉइंट, तो शायद थोड़ी सी उम्मीदें रहें। मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि श्रीलंका का और पाकिस्तान का प्रदर्शन आपने देख लिया है। और कैलकुलेशन अगर मेरा सही है तो कल श्रीलंका ने भी बोनस पॉइंट पाया ही होगा। जिस मार्जिन के साथ हराया है अफगानिस्तान की टीम को, उसमें बोनस उनका बनता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम बोनस पा लेती है उस अंतर के साथ, मार्जिन के साथ जिसके साथ वो जीती थी, तो यहाँ पे श्रीलंका का भी बोनस बनता है। मैं पुख्ता तौर पर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये क्रिकेटिया कैलकुलेशन है, उसके बाद खबर लगी भी होगी कैलकुलेट करके, लेकिन पूरी संभावनाएं मेरी जानकारी जहां तक कहती है यहाँ पे बोनस पॉइंट श्रीलंका के लिए बना है। अब श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें इतने मुकाबले जीत चुकी हैं पहले से ही, वो पॉइंट टैली में नंबर 1 नंबर 2 पे चल रही हैं, तो भारत की गुंजाइश क्या बनती है वहां पे। अफगानिस्तान से श्रीलंका की टीम हारी नहीं तो भारत के लिए जगह कहां से बनी। गुंजाइश किसी तरह की नहीं है। चलिए, सोने चांदी का भाव आपको जाते जाते बता दूं, 31,300 आज कल का भाव रहा है, और साथ ही चांदी की अगर बात करें तो 47,900। चलिए, इजाजत लेने का वक्त हो गया, आपसे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।